एक यूट्यूब चैनल है इंडियाज गॉट लेटेंट। और 2024 में इस यूट्यूब चैनल को समय रैना नाम के एक व्यक्ति ने बनाया। यह जो यूट्यूब चैनल है, अभी कुछ महीने पहले रणवीर अलाहाबादिया के ऑब्स्किनिटी के मामले को लेकर जो उन्होंने कमेंट किया था, जिसमें उन्होंने सारी शाब्दिक मर्यादाएं लांघ दी थी, उसके वजह से इंडियाज गॉट लेटेंट चर्चा में था। और इंडियाज गॉट लेटेंट आज फिर चर्चा में है। और आज के अखबार में सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियाज गॉट लेटेंट के ताजा प्रकरण के संदर्भ में बहुत बड़ा एक दिशा निर्देश दिया है, जिसको आपको समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आप समझें कि भारत में कॉमेडी करना फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक बहुत बड़े अम्ब्रेला का एक पार्ट है। और आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं और दूसरे प्रकार के भी कॉमेडियन आप बन सकते हैं, और इसके लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में ये देखा गया है कि कॉमेडियंस जो हैं वो इंसल्ट कॉमेडी करने लगे हैं। इंसल्ट कॉमेडी का मतलब ये कि हंसाने के लिए या लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वे कुछ ऐसी भाषा, कुछ ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जिसमें दूसरे व्यक्ति या जो प्रभावित व्यक्ति हैं, जुड़े हुए व्यक्ति, उनकी संवेदनाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत में सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार की वजह से और एक दूसरे से आगे निकलने, अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करने और कई बार क्या है, विवाद करके लोकप्रियता हासिल करने के क्रम में भारत के जो कॉमेडियंस हैं वो इंसल्ट कॉमेडी करने लगे हैं। तो ये राइज ऑफ द इंसल्ट कॉमेडी का दौर है। जो ताजा प्रकरण है, वह ताजा प्रकरण एक टिप्पणी को लेकर है। एक बहुत ही खतरनाक मांसपेशियों की बीमारी होती है जो बहुत प्रख्यात पूर्व वैज्ञानिक हॉकिंग को भी हुई थी, स्टीफन हॉकिंग को भी हुई थी। इसको कहते हैं, ये जो बीमारी है, इस बीमारी को बच्चों यहां पर कहते हैं स्पाइन मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। ये जो स्पाइन मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये बीमारी जो होती है, इस बीमारी के इलाज के लिए जो दवाइयां यूज की जाती हैं, उसमें एक दवाई है जोल्गेन एसएमए। और इस दवाई का सिंगल जो डोज होता है वह 16 करोड़ रुपए का होता है। तो बहुत जाहिर सी बात है कि अगर ये बीमारी किसी को लग गई या बीमारी हो गई, तो बीमारी होने के बाद इसका इलाज खासा महंगा है। अब जो यूट्यूब में इंडियाज गॉट लेटेंट जो कार्यक्रम है, उसमें कुछ यूट्यूबर्स और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स बैठकर इस पर हंस रहे थे। और इस पर उनका जो तेवर था, उनका जो रुझान था, वो पर्याप्त अमानवीय माना गया। और इसके बाद भारत का एक एनजीओ है, एनजीओ जो है, जिसका नाम है क्योर एसएमए फाउंडेशन। ये जो क्योर एसएमए फाउंडेशन है, इसने क्या है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके यह आरोप लगाया कि इंडियाज गॉट लेटेंट के समय रैना ने बाकी इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमा के साथ जो जीने का अधिकार है, मतलब जो जीने का अधिकार, जो डिग्निटी के साथ है, उस अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जो जिसकी व्याख्या की गई है फ्रांसिस कोरोलीवाद में, उसका उल्लंघन यहां पर किया गया। और इसलिए क्या है, इसे व्यापक तौर पर मूल अधिकारों का हनन माना जाए। दूसरी तरफ इंडियाज गॉट लेटेंट के जो वकील थे, उन्होंने हमेशा की तरह या ऐसे मामलों में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मुद्दा क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उन्होंने मामला उठाया। और उन्होंने ये कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में
उन्हें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने के लिए जो 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस 19 आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में लगाए गए हैं, उन 8 रिस्ट्रिक्शंस में से किसी के तहत उनका मामला नहीं आता है। मतलब वो कह रहे थे कि न तो पब्लिक ऑर्डर कोई इससे हैम्पर हुआ है, न ही कोई डिसेंसी क्या है प्रभावित हुई है, न ही कहीं मोरलिटी का क्या है उल्लंघन हुआ है, और इसलिए जो है उनके मामले को इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर जो डिसीजन दिया है, उस डिसीजन के कई ऐसे पहलू हैं जो आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इस डिसीजन में सोशल बर्डन डॉक्ट्रिन का यूज किया है। और चूंकि आप जानते होंगे कि बीएनएस जो 2023 की नई जो बीएनएस है, तो उस बीएनएस में क्या है कम्युनिटी सर्विस की के भी प्रावधान है। तो सोशल बर्डन डॉक्ट्रिन के तहत इन्होंने ये कहा है कि जो इंडियाज गॉट लेटेंट जो है, ये प्रोग्राम चलाने वाले जो लोग हैं वो ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जिसके वजह से इस बीमारी से, इस खतरनाक बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं उनको फंडिंग क्या हो सके, और ऐसा प्रोग्राम वे सप्ताह में 2 बार चलाएंगे। चेतावनी भी दी गई है। और इसके साथ ही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है, और वो मुद्दा ये है कि क्या इंटरनेट मीडिया, जो इंटरनेट मीडिया है, वो उसको हम सेल्फ रेगुलेशन के लिए छोड़ सकते हैं? क्या जो इंटरनेट मीडिया पर आधारित जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो ऐप हैं, या फिर जो सोशल मीडिया जो रन कर रहा है, उसको हम सेल्फ रेगुलेशन के लिए नहीं छोड़ सकते हैं? ये बात कही गई, ये बात कहीं ना कहीं इस बात पर क्या है बल दिया गया। और इसीलिए आप ये देखेंगे गीता मित्तल कमेटी के आधार पर जो एक सेल्फ रेगुलेशन का एक कॉन्सेप्ट अभी तक इंटरनेट मीडिया पर चल रहा था, उस सेल्फ रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट के बजाय आज के द हिंदू में और इसके साथ ही दैनिक जागरण में पहली जो खबर है वो खबर यही है कि इंटरनेट मीडिया के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट मीडिया को भी रेगुलेट करने के लिए, उसके नियमन के लिए अब सेल्फ रेगुलेशन के बजाय एक प्राधिकरण बना सकती है। ये बात क्या है इस डिसीजन में बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। एक और बात है जो थोड़ा मुश्किल भी लग रही है, थोड़ा अलग भी लग रही है, कि जब हम इंटरनेट मीडिया पर बच्चों को देखते हैं तो हम या तो मतलब ये कोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन हम या तो ऑस्ट्रेलिया की तरह का रास्ता अपना सकते हैं कि भाई 16 साल के कम से बच्चों को इंटरनेट यूज करना अलाउड ही ना करें, और जिस रास्ते पर ऑस्ट्रेलिया के बाद मलेशिया भी चल रहा है। या फिर हमारे चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि क्या आधार वेरिफिकेशन प्रपोजल की तरफ हम जा सकते हैं? क्या हम आधार कार्ड के माध्यम से ये चेक कर लें कि व्यक्ति की उम्र कितनी है? इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब इसे व्यापक तौर पर मान रहा है कि जो इंटरनेट मीडिया है उस मीडिया को रेगुलेट करने के लिए यहां पर ये दोनों कदम क्या है उठाए जाने चाहिए। सरकार को इस दिशा में विचार करना चाहिए। इसका मतलब कि अब जो आत्मनियमन का दौर है वो समाप्त होने को है। एक स्वतंत्र नियमन होगा जिसमें न तो इंटरनेट से जुड़े हुए जो प्लेयर्स हैं उन प्लेयर्स में से कोई लिया जाएगा, और न ही स्टेट का कोई क्या है कंट्रोल होगा। तो बड़ा इसमें आप जानते होंगे कि आज़ादी का मुद्दा जब भी आता है तो सुरक्षा का मुद्दा, इसके साथ ही व्यवस्था का मुद्दा, इसके साथ ही क्या है डिसेंसी का मुद्दा, मोरलिटी का मुद्दा, ये सब मुद्दे भी सामने आते हैं। उनके बीच में एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है। एक और बात कही जा रही है कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो मीडिया एथिक्स कोड के 2021 के रूल्स हैं क्या उनको भी चेंज किया जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
जिस विषय को आपको क्या है ध्यान में रखना है, और ये इसीलिए बहुत संक्षिप्त रूप में आपको बताया गया कि इस पर क्या क्या मुद्दे जुड़े हुए हैं।